आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि ये प्रिंसिपल जब फ्लूइड्स के बारे में आया तो एक तरीके से रेवोल्यूशन आ गया फ्लूइड की स्टडी करने के लिए, है ना। क्योंकि उसके पहले जो तैरने के प्रिंसिपल थे ना, फ्लोटिंग के प्रिंसिपल, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे कि आखिर कोई चीज़ क्यों फ्लोट कर रही है ना, और फ्लोट कर रही है तो हम उसको कितने वेट के साथ फ्लोट करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है आर्किमिडीज़ ने क्लियर किया। एक्चुअल में आर्किमिडीज़ ने एक एक्सपेरिमेंटल किया, और वो एक बार कोई चीज़ फ्लोट करा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब हम किसी चीज़ को डुबाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो सीधे पानी में डूब जाती है, बल्कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो नीचे से भी एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। वो चाहता है कि ये डूबे ना, वो चाहता है उसको ऊपर रखे, ठीक है। तो उसी की बेस पर उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। प्रिंसिपल क्या था? व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली आर होली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड थ्रस्ट। तो जब हम पानी में ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो एक एक्सपीरियंस हमें लगेगा कि एक अपवर्ड थ्रस्ट है। वो थ्रस्ट की वैल्यू उन्होंने बताई। सबसे खास बात ये है इनके डेफिनेशन में, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, यानी उसकी जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगा? उसने, उस ऑब्जेक्ट ने कितना फ्लूइड वहाँ से हटाया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पानी में गिरे और पानी में जब आप नीचे जा रहे हैं तो नीचे से एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, वो आपको ऊपर धकेलना चाह रहा। वो जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आपकी बॉडी ने जितना पानी वहाँ पर डिस्प्लेस किया है, वाटर डिस्प्लेस किया, उस वाटर के वेट के बराबर। वो वॉल्यूम आप मेज़र करेंगे। अभी देखिए मैं आपको जो है वो आपको इसका प्रूफ भी करके दिखाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो फ्लूइड जितना डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर होगा। और उसके आगे इन्होंने क्या कहा? एंड इट्स अपथ्रस्ट एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड, यानी उन्होंने ये तो बताया कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड, और कहाँ पर वो एक्ट करेगा, किससे पास करेगा, उसके बारे में भी उन्होंने एक आइडिया दिया। अब देखिए, आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक बड़ा कंटेनर ले लिया और कंटेनर में एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, और मान लीजिए यहाँ पर पूरा लिक्विड फिल है, पूरा इसमें पूरा का पूरा लिक्विड फिल है, और इस लिक्विड में हमने इस ऑब्जेक्ट को डाला। ये पानी अंदर चला गया, पानी अंदर नहीं है बल्कि इसने डिस्प्लेस किया हुआ। इसकी हाइट, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है h, और अगर इसके एरिया की बात की जाए, ये एरिया यानी नीचे ऊपर के जो एरिया है वो कैपिटल A है, और जो अपर फेस है वो वहाँ से ऊपर से यहाँ से ये x है। एक बात समझिएगा, ये जो मैं x बना रहा हूँ ये यहाँ से भी x वही होगा, सेम 3D का फिगर है, मतलब ये भी x ही है। क्लियर है ना? कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका एक किनारा स्पेस आगे है, एक किनारा फेस पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फोर्सेस को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो देखिए एक तो इस बॉडी के ऊपर जितना लिक्विड है उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, प्रेशर फोर्स होगा, ठीक है, P1। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? रो जी एच, जानते हैं। और एक फोर्स यहाँ से और नीचे से ऊपर होगा, ये होगा P2, इसकी भी वैल्यू होगी रो जी एच, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का है। अगर मैं P1 की बात करूँ, अगर मैं P1 की बात करूँ, P1 की वैल्यू तो वो होगा रो जी। अब देखिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? x, तो ये हो गया x P1। तो अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना होता है भाई? प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर कितना था? P1। एरिया फेस के कितना है? A लिया है हमने, A, यानी ये हो जाएगा रो जी एक्स ए। F1 की वैल्यू होगी रो जी एक्स ए। क्लियर? आइए इस अपथ्रस्ट फोर्स की बात करते हैं। ये अपथ्रस्ट किसकी वजह से लग रहा है? इसकी वजह से लग रहा है ना, जो लिक्विड का कॉलम है। तो P2 की वैल्यू जो होगी वो होगा रो जी एच। तो यहाँ पर रो जी एच कितना है? एच सिर्फ इतना थोड़ी है, एच सिर्फ उतना थोड़ी है,
भाई इसके ऊपर लिक्विड कॉलम H+X है ना, आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं मैं पानी के अंदर गया तो मेरे सर पर कितना वेट उसका लग रहा है ρgh, मेरे सर के ऊपर जितना वाटर है, वाटर x हाइट पर है तो ρgx हो गया। मैं कह रहा हूं मेरे पैर पे कितना वाटर लग रहा, पैर का यहाँ से पैर से लीजिए तो मेरी हाइट H+X है ना, तो यहाँ होगा ρgh+x। फोर्स की बात की जाए कितना हो जाएगा P2 इंटू एरिया यानी ρgh+x A। क्लियर? ये तो एक फोर्स ऊपर से लग रहा है, एक फोर्स नीचे से लग रहा है। नेट थ्रस्ट फोर्स की बात की जाए, थ्रस्ट फोर्स की बात करें तो क्या होगा F2 माइनस F1, वैल्यू रख देते हैं। F2 की वैल्यू है ρgh+x A माइनस इसकी वैल्यू ρgx A। ठीक है, अब आ रही आवाज़ सही? तो यहाँ से ρgh प्लस, अच्छा A भी आएगा, A प्लस ρgh A माइनस ρgx A। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू ρg A कॉमन आ जाएगा इसमें, नहीं इसमें कोई वैल्यू हाँ तो फिर ρgAh हो जाएगा आंसर। एक इसमें वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए, फिर x होगा। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन किया, ρgh A ρgx, यहाँ पर हमने गलती कर दी x A, ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो थ्रस्ट फोर्स आएगा, थ्रस्ट फोर्स ρgh A। ज़रा मैं इसको एक साथ कर लेता हूँ, ये HA क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, HA हाइट इंटू एरिया यानी क्या हो गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ ρVg, यानी क्या है भाई V = A इंटू H, वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास, मास क्लियर, mg। यही तो बात हो रही थी, ये तो कहा गया था इसके अंदर जो वॉल्यूम ये मास फिल हुआ उतना ही वेट तो इसने डिस्प्लेस किया, तो थ्रस्ट फोर्स कितना लगता है, जितना वेट वो डिस्प्लेस करता है। तो क्या करेंगे, mg इज द वेट ऑफ फ्लूइड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, mg इज द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, क्लियर, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक इज विस्कोसिटी, समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होता है और इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, तो हम वहाँ पर जानते हैं कि वहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। ठीक है, ऐसे ही फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड भी लेयर के फॉर्म में होता है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। तो इन लेयर्स के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन अकर करेगा होगा तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। उस फ्रिक्शन फोर्स को हम कहते हैं विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स, और इस फिनोमेना को कहते हैं हम विस्कोसिटी। डेफिनेशन समझिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन ए फ्लूइड इज इन मोशन एंड विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए ये एक लेयर हो गई,
ये एक लेयर है। उसके बाद क्या है, दूसरी लेयर यहाँ है, डिफरेंट लेयर्स हैं, और ये रहा हमारा बॉटम। ठीक है, तो एक लेयर दूसरी लेयर, ये जब लेयर कांटेक्ट में होंगी तो इनके बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होगा, हम फ्लूइड को फ्लो करेंगे तो रिलेटिव मोशन होगा, इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वेलोसिटी का, मोशन का अपोज करता है। इसी को कहते हैं विस्कस विस्कोसिटी, या कहते हैं विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स। अब एक बात समझिएगा कि आखिर इसका एक वेलोसिटी का डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। नोट का मत कीजिए, पहले समझिए। देखिए वेलोसिटी डायग्राम ये होता है कि मान लीजिए ये हमारा सबसे बॉटम का सरफेस है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो जो सबसे बॉटम की लेयर होती है, सबसे बॉटम की लेयर, वो बॉटम की लेयर इस लेयर से चिपक जाती है, स्टिक कर जाती है। इसी को कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। क्या कहेंगे, नो स्लिप कंडीशन, यानी सबसे बॉटम लेयर की जो वेलोसिटी होगी ज़ीरो होगी। सबसे बॉटम लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब उसके ऊपर की वेलोसिटी की बात की जाए तो जो उसके ऊपर की वेलोसिटी होगी वो, अच्छा ज़ीरो क्यों होगी, एक हमने फोर्स पढ़ा है कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, पढ़ा है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। हिंदी में बोलते हैं ससंजक बल, असंजक बल। दो सेम मटेरियल के वो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और जब दो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनके बीच में लगता है एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर फ्लूइड है और दूसरा ये कोई पाइप है, उसका लेयर है, तो एडहेसिव फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि सबसे बॉटम के लेयर वहीं पर स्टिक कर जाती है, इसलिए उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। उस लेयर के जस्ट ऊपर वाली लेयर जो फ्लूइड की है, उनके और इनके बीच में क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, यानी विस्कस फोर्स वर्क करेगा, तो उसकी कुछ अपनी वेलोसिटी होगी, इससे ज़्यादा होगी, ज़ीरो से ज़्यादा होगी। इसके ऊपर वाली लेयर की क्या होगी, उससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। इसके ऊपर वाली लेयर की क्या होगी, उससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। हाँ, इस तरीके से क्या होता है कि अगर एक पाइप की बात की जाए, पाइप, तो पाइप के वॉल से जो चिपकी हुई लेयर होगी उनकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, और अगर सेंटर पे पहुंचेंगे तो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्लियर। अब ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये जो वेलोसिटी जो होती है ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, यानी ये एक लेयर है, इसका जो एरिया होगा जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। और दूसरी बात, ये डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx। ये क्या है, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया, इस लेयर से, बॉटम लेयर से जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या लेयर की वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, यानी कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेयर की वेलोसिटी चेंज हो रही है। यही है dv बाई dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये कि दो चीज़ों को प्रोपोर्शनल होता है, एक लेयर के एरिया के और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी dv बाई dx के। ठीक है, यहाँ पर जब दोनों के इक्वल टू हटाते हैं और लगाते हैं तो यह आता है माइनस ईटा a dv बाई dx। इसमें ईटा क्या है, ईटा जिसे हम, ये होता है विस्कोसिटी, नहीं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और चूंकि ये इसके dv बाई dx के क्या होता है, अपोज में वर्क करता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वर्क लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। तो ये जो ईटा है ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है ना। अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंटल क्या है, कि हमने कभी इसको एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया। आप किसी टब में
पानी ले लीजिए और उसको हाथ से घुमा दीजिए, रोटेट कर दीजिए, रोटेट करने लगेगा, हटा दीजिए, धीरे 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 क्या होगा, वो रुक जाएगा। उसको किसने रोका? भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर वो मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उसका अपोज नहीं किया जाए, रोका ना जाए। तो उनके लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसने उसको रोक दिया। आप कभी तैरिए तो क्या होगा, आपको लगेगा कि कोई चीज़ आपको रोक भी रही है। वो क्या होता है, फ्लूइड वाटर जो होता है, फ्लूइड, आप पानी में तैर रहे हैं तो उसके और आपके बीच में जो लेयर में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो लग रहा है आपके ऊपर, वही विस्कोसिटी लगता रहता है। ठीक है, नोट कीजिए, इस पर फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं। सर वो क्या है? विस्कोसिटी का पहला न्यूमेरिकल, हाँ तो सही आ रहा आपका, देखिए आंसर लिखा हुआ है। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। ए मेटल प्लेट 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रेस्ट ऑन ए लेयर्स ऑफ कास्टर ऑयल 1 मिलीमीटर थिक, यानी वो थिकनेस दे दिया उसने, हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 1.55 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी ईटा की वैल्यू। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विथ ए स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गिवन वैल्यू में देखा जाए तो एरिया गिवन है हमें 5 × 5 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे 25 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे थिकनेस दिया हुआ है यानी dx, वह है 1 मिलीमीटर, चेंज कर लीजिए 1 × 10⁻³ मीटर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा की वैल्यू 1.55 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, कन्वर्जन कोई ज़रूरत नहीं इसमें। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी F कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। वेलोसिटी आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। सब कन्वर्जन हो गए, फॉर्मूला लगा देते हैं। F ईटा A dV/dx, ईटा की वैल्यू 1.55 इंटू एरिया 25 × 10⁻⁻4 इंटू dV, वेलोसिटी ये है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में थिकनेस 10⁻³ ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से तो 2 × 25 50 हो गया, 50 में एक 0, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 × 5 = 25, 2 5 × 25 2 27, 2 5 × 5 2 7, और कितने पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पर, तो 7.75 इंटू एक 0 इसके साथ था तो देखिए 10⁻⁻6 और ऊपर गया 3 10⁻³ और एक 0 था 10⁻4, तो 6 में से 4 गया तो 10⁻², ठीक है। हाँ ये देखिए आंसर मैच कर जा रहा है यहाँ से, न्यूटन इससे मैच कर जाएगा, ये 2 पॉइंट खिसक जाएगा, 0.0775 न्यूटन, डिजायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल था, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले पे कर देना था, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोक्स लॉ, है ना, ध्यान दीजिए ज़रा। स्टोक्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ ए रेडियस आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v थ्रू फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज गिवन बाय। उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कोई एक स्फेरिकल बॉडी है और इसको हमने लिक्विड में डाल दिया, तो इसका वेट इसको नीचे लेके जा रहा है, क्लियर, वेट इसका नीचे लेके जा रहा है, और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या करता है, इस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा, तो एक तो अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगा, उसको मैंने कह दिया U से, या आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कह दिया। अब स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि ये जो विस्कोसिटी था, विस्कोसिटी क्या है, फ्लूइड के लेयर के बीच में लगने वाला रिटार्डेशन फोर्स, वो क्या करेगा, वो भी अपवर्ड वर्क करेगा, और वो जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, वो जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू उन्होंने बताया कि 6 पाई ईटा r इंटू वी होगा, ये होगा F। F इज़ द स्टोक्स लॉ के जो फोर्स लग रहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये फोर्स क्या करेगा, वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सेंटर में सबसे ज्यादा फोर्स होता
नहीं, वेलोसिटी के साथ, मैं रेडियस की बात नहीं कर रहा हूँ, वेलोसिटी। समझिए वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल कीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ विजुअलाइज कीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फ्लूइड की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बॉल की बात कर रहा हूँ। ये बॉल की बात है, कोई स्फेयर लिया आपने, मैं जो बताने जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, उसको विजुअलाइज कीजिए। आपने एक बॉल लिया, हैवी बॉल, और आपने उसको पानी में डाला। तो जब पानी में डालेंगे तो स्पीड तेज़ होती है उसकी, तेज़ी से जाएगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो क्या करता है, स्लो हो जाता है, और फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ धीरे 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 नीचे गिरता है। आप कभी भी देखिए, कभी तैराक को देखिए, जंप किया, सन से नीचे गया, फिर रुक जाएगा। अब बॉडी को रोक दिया उसने, वो धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। होता क्या है वो समझिएगा, एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, जब हम उसको तेज़ वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं तो जैसे v इंक्रीज करेगा उसका f भी इंक्रीज करेगा। और ये f कौन सा है, वो जो स्टोक्स लॉ ने बताया, वो किधर लग रहा है, ऊपर। आपने फेंका था नीचे, उसका वेट उसको नीचे लेके जा रहा था, लेकिन अच्छा, नीचे लेके जाने का मतलब फोर्स जब लगता है ना तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होगी। जब फोर्स लगेगा तो चेंज इन वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है, अगर ये F इसको काउंटर करके नेट फोर्स जीरो कर दे, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये जो mg नीचे लग रहा था, अब थ्रस्ट फोर्स उसको कंट्रोल कर रहा था लेकिन पूरा नहीं हो रहा था, तो ये F क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है और नीचे जाते हुए जा रहा है v वेलोसिटी से। जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे f बढ़ेगा, और जब f बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि F प्लस यू इज इक्वल टू एम जी। ऐसा टाइम आएगा, बात समझ में आ गई मेरी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने बॉल को फेंका और जो नीचे mg जो वर्क कर रहा था वो ऊपर अपथ्रस्ट प्लस F, स्टोक्स लॉ के थ्रू लगने वाला, इन दोनों को बराबर हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सेलेरेशन जीरो हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। अब बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ धीरे धीरे नीचे गिरता है। बात समझ में आ चुकी होगी। इसका डेरिवेशन भी है, देखिए मैं बता दूं, इसमें डेरिवेशन क्या करना है। यहाँ से देखिए, अगर बात की जाए अपथ्रस्ट फोर्स की, समझिएगा, अपथ्रस्ट फोर्स U, ये कौन सा अपथ्रस्ट फोर्स है, वही आर्किमिडीज वाला। और वो अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होता है, किसके वेट के, नहीं, जो पानी आपने डिस्प्लेस किया, जो वाटर आपने डिस्प्लेस किया उसके बराबर होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, m-g। क्या यहाँ पर इसको रो इंटू वी लिख सकते हैं, ठीक है, रो इंटू वी लिख सकते हैं। अगर इसका रेडियस r हो तो इसी का तो ए वॉल्यूम लिखना होता है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी। किसका डेंसिटी लेना होगा, वाटर का। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये थोड़ी कहता है कि आपके वेट के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, उसने ही नहीं कहा। आपने जो वाटर डिस्प्लेस किया उस वाटर के वेट के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि आपका जो वेट है उतना पानी आपने हटा दिया। नहीं 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 नहीं, आपने जो पानी हटाया उसका वेट पानी और आपका वेट सेम नहीं होगा। कैसे सेम होगा, उसकी डेंसिटी अलग है, आपकी डेंसिटी अलग है, समझ में ना। हाँ, आपने जो वाटर डिस्प्लेस किया उसका जो वेट है वही वेट अपथ्रस्ट का काम करता है, इसलिए मैंने m-g लिखा। m- किसका मास है, जो वाटर हमने डिस्प्लेस कर दिया। अब उस वाटर का ही क्या लिखना पड़ेगा, डेंसिटी। तो यहाँ पर मैं उसका जो डेंसिटी ले लेता हूँ, उसका डेंसिटी ले लेते हैं सिग्मा इंटू जी। यहाँ पर लिख भी देते हैं, वेयर सिग्मा इज द, यू लिख देते हैं यहाँ पर, एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये u की वैल्यू आ गई। अब ज़रा f की वैल्यू तो आ ही चुकी है ना, लिखा हुआ है। mg कितना होगा, ये जो फोर्स है mg, जो डाउनवर्ड फोर्स है mg फोर्स, ये देखिए मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन के साथ चलता हूँ, u प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी। यू की वैल्यू हमने यहाँ से लिखा है
4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। सिग्मा किसकी वैल्यू है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, प्लस ये जो फोर्स है स्टोक्स लॉ के थ्रू किसकी वैल्यू है? 6 पाई ईटा आर वी। वी इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल, है ना। आगे क्या है? एम जी। ये मास किसका होगा बताइए? ये मास इस बॉल का। इसको हम क्या ले सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इस बॉल का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी। अब किसका लिखा जाएगा बताइए ज़रा? हाँ, अब बॉल का लिखा जाएगा क्योंकि वेट तो बॉल का है ना। तो यहां होगा रो। यहां पर मैं लिख दूंगा रो इज द डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है। और आगे क्या बच गया हमारे पास? जी। बात समझ में आ रही है भाई सबको? एकदम क्लियर। 2 फोर्स ऊपर लगे, 1 फोर्स नीचे। जो फोर्स ऊपर लग रहे हैं उनमें से कौन कौन फोर्स हैं? एक ये अपथ्रस्ट जो आर्किमिडीज ने बताया, एक ये फोर्स कौन जो स्टोक्स लॉ बता रहे हैं विस्कोसिटी की वजह से। ये जो mg नीचे लग रहा है ये इसका खुद का वेट है। तो जब खुद का वेट है तो खुद की वॉल्यूम खुद की डेंसिटी, खुद का वॉल्यूम खुद की डेंसिटी। ये वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी हो गया। और ये जो u है ये क्या होता है? आर्किमिडीज कहता है आपने जो वाटर हटाया उसका वेट। तो जब वाटर का वेट चाहिए तो वाटर के मास चाहिए, और वाटर का मास का मतलब वाटर की डेंसिटी चाहिए, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर सिग्मा ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या आती है वो मैं लिख देता हूँ। v इक्वल टू, टाइम कम है एक साथ ले लेते हैं इसको, 2/9 इंटू आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, ये आएगा। हम क्या करेंगे? इसको इसके इधर लेके चले जाएंगे। समझिएगा क्या करना पड़ेगा? इसको इधर ले जाएंगे तो 4/3 कॉमन हो जाएगा ना, तो 3 से 6 कटेगा 2 आ जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो आ जाएगा ये, है ना। यहाँ हमें कुछ एनालिसिस करनी है, वो समझिएगा। एनालिसिस ये करनी है कि जब सिग्मा इज ग्रेटर देन रो होगा तो क्या होगा, ठीक है। एनालिसिस करने के लिए पहले आप नोट कर लीजिए, फिर एनालिसिस करते हैं क्योंकि मैं बताऊंगा फिर इसको ना। हाँ, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। हमें क्या डिस्कस करना था कि ये जब वैल्यू डेंसिटी में डिफरेंस होगा, रो इज द डेंसिटी ऑफ स्फीयर बॉल एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो जब उस बॉल का डेंसिटी ज़्यादा होगा वाटर के डेंसिटी से, लिक्विड डेंसिटी से, तो यानी रो इज ग्रेटर देन क्या होगा? सिग्मा। उस वक्त v क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। देखिए रो इज ग्रेटर देन सिग्मा तो v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इस वक्त क्या होगा? ये डाउनवर्ड मोशन करेगा, डाउनवर्ड मोशन करेगा। एक बात तो ये हो गई। और जब कभी आपने कोई ऐसा बॉल लिया जिसकी डेंसिटी उस लिक्विड के डेंसिटी से कम होगी, लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी, उस वक्त क्या होगा कि रो इज लेस देन सिग्मा, यानी v बिकम्स नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव बन जाएगा उस वक्त क्या होगा? ये अपवर्ड मोशन करेगा। अब ज़रा मैं आपको एक्सपेरिमेंटली समझाता हूँ, विजुअलाइज कराना चाहता हूँ ना। मान लीजिए आपने बॉल लिया, समझिएगा बॉल कैसे लिया। आपने बॉल ले लिया कि आयरन का और वाटर में डाला, और ट्रांसपेरेंट है वाटर, आप देख रहे हैं उसे। तो जब आप वाटर हैवी बॉल को डाल रहे हैं, छोड़ेंगे, तो उसका वेट क्या ऐसे लगेगा? नीचे। और जैसे पानी में गया उसने पानी को डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया? जितना उसका वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम उसने हटा दिया। वो जितना वॉल्यूम पानी हटाया उसका जितना वेट था उस पानी का वो लग गया ऊपर की तरफ, अपथ्रस्ट आर्किमिडीज के थ्रू। और फिर चूंकि ये वाटर था, वाटर के लेयर में फिर बीच में फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी है, ठीक है। साथ ही साथ वो जो वाटर था उस फुटबॉल के स्फीयर के
आउटर पेरीफेरी पर चिपका होगा, सबसे लास्ट वाले लेयर, नो स्लिप की कंडीशन आई होगी। तो अब क्या हुआ, एक अपथ्रस्ट फोर्स एक और लगा, वो कौन सा लगा, स्टोक्स लॉ के थ्रू, जिसकी वैल्यू F है। ठीक है, अब समझिए हो क्या रहा है, जब हमने बॉल को डाला तो बहुत तेजी से नीचे जा रहा होगा क्योंकि वेट नीचे खींच रहा है उसको, लेकिन जैसे पानी में गया तो एक फोर्स लगा, फिर दूसरा फोर्स लगा, लेकिन ये वेट जो फोर्स है ये चूंकि ज़्यादा है तो इसको एक्सेलरेट कर रहा, और जब एक्सेलरेट कर रहा तो V बढ़ रहा, जब V बढ़ रहा तो F बढ़ रहा, यानी ये ज़्यादा है तो F बढ़ना स्टार्ट हो गया। U तो कांस्टेंट बना रहेगा, वो तो फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि जितना उसने वॉल्यूम हटाना था हटा दिया। अब क्या होगा, F बढ़ते बढ़ते क्या होगा, इसके बराबर कर देगा इसको, यानी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब क्या हुआ, नेट फोर्स 0 हो गए, एक्सेलरेशन 0 हो गया और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा, वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वही वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। इसका जस्ट अपोजिट लीजिए, हमने जो बॉल लिया था ना वो लकड़ी का लिया, मान लीजिए छोड़ा, पहले क्या करेगा, अंदर जाएगा, बड़ा लकड़ी की गुटका है, छोड़ेंगे पहले अंदर जाएगा पानी में, और जैसे जाते जाते क्या होगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि V बढ़ रहा, ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसके जो बराबर हो जाएगा। अब क्या हुआ, डेंसिटी का फ़र्क समझिए, हमने क्या लिया है, वुड लिया है, जब वुड लिया है तो अब क्या करेगा, वुड की डेंसिटी यानी सिग्मा इज लेस देन, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। सिग्मा किसकी वेलोसिटी डेंसिटी है, वो लिक्विड की, और रो डेंसिटी है उस स्फीयर की, वुड की। तो जब क्या होगा, वेलोसिटी निगेटिव हुई, यानी अब वुड जो है नीचे जाने के बाद जब टर्मिनल वेलोसिटी आएगी तब ऊपर आएगा। तो ये मत कह दीजिएगा वुड छोड़ेंगे ऊपर आ जाएगा, नहीं नहीं, जब वो नीचे जाएगा पहले नीचे जाएगा और जब टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाएगा तब वो ऊपर आना स्टार्ट करेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट मेन है। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको ध्यान से, और ये डायग्राम भी नोट ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफ नोट कर लीजिए। वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी लिया है, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, और टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अब टाइम के साथ क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।